चलिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9 साइंस का चैप्टर है 7, जिसमें दिया है आपका गति यानी मोशन के बारे में। तो गति होती क्या है बच्चों, ठीक है? तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? पढ़ा रही हूँ तो मैं मूव कर रही हूँ, कैसे? कभी राइट में, कभी लेफ्ट में। तो ये क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि मैम आप जो है गति में हैं यानी मोशन में हैं, ठीक है ना? तो बस यही चीज़ है, जो भी चीज़ समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही हो, ठीक है? समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही हो, उसे ही हम मोशन कह देते हैं। यानी वो एक जगह पर खड़ा ना हो, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, वाहन है, ये सभी क्या कर रहे हैं? अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं कि वो गति में हैं, गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, मोशन में हैं, ठीक है? चलिए, इस पूरे चैप्टर को हम थोड़ा-सा आराम से समझते हैं सारी चीज़ें बारीकी से। गति, डेफिनेशन देखते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह गति में है, ठीक है? मैंने बताया कि कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो क्या है, वो गति में है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल वाहनों का चलना, ग्रह व तारों की गति, पक्षियों का उड़ना, ठीक है? पक्षियों का उड़ना और स्थिर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष चलती हुई बस। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे रोड पर आपकी बसें चल रही हैं, कार चल रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं, तो कोई तो होगा जो सड़क के किनारे चुपचाप एकदम स्थिर खड़ा होगा, वो उसमें कोई मूवमेंट ना हो रहा होगा, ठीक है? या पेड़ों को ले लीजिए, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। तो जो स्थिर वस्तु है या स्थिर व्यक्ति है, उसके सापेक्ष अगर कोई सामने से बस जा रही है, वाहन जा रही है, तो उसके सापेक्ष वो हम कह सकते हैं वो वाहन, वो बस गति में है, मोशन में है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हम स्थिर अवस्था को भी देख लेते हैं। क्या हो? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले, ठीक है? तो उसे हम बोल देते हैं कि वो स्थिर है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि खड़े व्यक्ति के सापेक्ष चलती हुई बस, ये गति का उदाहरण हुआ। स्थिर का इसका उल्टा कर दीजिए। चलती हुई बस के सापेक्ष सड़क के किनारे स्थिर खड़ा व्यक्ति या कोई स्थिर पेड़, ठीक है? तो ये क्या है? जो अपनी स्थिति ना बदल रहे हो, हम बोल देते हैं वो स्थिर अवस्था में है। पेड़, मकान और चलती हुई बस के सापेक्ष रोड के किनारे लगे हुए पेड़ या खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है? गति के प्रकार कितने प्रकार के हैं? तो आपके जो सिलेबस में दिया है बच्चों, वो 4 टाइप के दिए हैं। सरल रेखीय, ठीक है? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और वक्र गति, ठीक है? इन सभी को समझते हैं। सरल रेखीय क्या है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही हो, कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही हो, ठीक है? उसे हम कह देते हैं क्या? सरल रेखीय गति। कौन ऐसा करता है? एग्जाम्पल के लिए ट्रेन, सड़कें, चलती हुई वाहन, ये सारे क्या है? ये सीधी गति में गति कर रहे होते हैं, सरल रेखीय गति इसे कहते हैं। जैसे कोई बच्चा एक सड़क पे दौड़ते हुए भाग रहा है, ठीक है, गलियों में, तो हम उसे बोलेंगे कि वो कैसी गति कर रहा है? सरल रेखीय गति कर रहा है बच्चों, ठीक है? वहीं देखते हैं हम वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें एक आपको सेंटर मिलेगा, एक अक्ष मिलेगा जिसके चारों ओर वो घूम रहा होगा। भले वो अक्ष वहां पर स्थित हो या ना हो, लेकिन अगर कोई वस्तु एक या कोई व्यक्ति उस एक वृत्ताकार पथ को जो है फॉलो करते हुए भाग रही हो, चल रही हो, तो हम उसे वृत्तीय गति कहते हैं और उसका कोई न कोई एक सेंटर होगा, ठीक है ना? जैसे पंखे का घूमना, अब इसमें तो आपको सेंटर या उसका केंद्र जो है आपको पता है, जो मोटर होता है ना बच्चों, मोटर के चारों ओर पंखे लगे होते हैं, घूमती हैं, तो जो पंखे हैं वो घूम रही होती हैं, किस गति में है? वो वृत्तीय गति में है और उसका जो अक्ष है वो मोटर है जिसमें वो लगा हुआ है। पृथ्वी की गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करती है बच्चों, ठीक है? क्या करती है? वृत्तीय गति करती है और उसका केंद्र क्या होगा? सूर्य होगा। पृथ्वी का घूर्णन, मेले में झूला गाड़ी, सबसे आसान एग्जाम्पल जो आप हमेशा देखते हो। आप मेले में जाते हो, बच्चों को लेकर के झूला झुलाने देखते होगे, जो उनके पेरेंट्स लेके जाते हैं, तो एक पोल होती है, पोल के चारों ओर देखिएगा अलग-अलग जानवरों के चित्र बने हुए जो है, लकड़ी के ऐसे घोड़ा गाड़ी बने होते हैं, किसी में शेर बना है, किसी में बंदर बना है, तो उनमें बच्चों को झुलाया जाता है। तो क्या देखिए, जब झूला स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वो जो पोल होता है उसी के चारों ओर आस-पास वो झूला झूलता रहता है, ठीक है? जितने भी उसमें लगे होते हैं 7, 8, 6, तो वो क्या है, उसके चारों, उस पोल के चारों ओर ना तो दाएँ जाएँगे ना बाएँ, एक ही पथ को फॉलो करते हुए सारे झूला जो है एक साथ घूमेंगे। वो कैसी गति कर रहे होते हैं? वृत्तीय गति। आइए समझते हैं घूर्णन को। जब वस्तु अपने अक्ष पर घूमे, मतलब
कोई वस्तु किसी और दूसरे वस्तु या किसी और अक्ष के चारों ओर ना घूम करके अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमे, उसे हम बोल देते हैं घूर्णन गति। जैसे कि मैं जैसे अभी यहाँ खड़ी हूँ, मैं ऐसे अपनी जगह में खड़े खड़े अगर एक चक्कर लगा लेती हूँ तो ये मेरी घूर्णन गति है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है बच्चों। ठीक है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। लट्टू, लट्टू आपने अगर बचपन में चलाया होगा तो देखा होगा कि रस्सी से बंधी हुई एक जो है खिलौना होता है, अगर उसको आप छोड़ दीजिए तो जहां पर वो जाएगी वहीं वहीं पर वो गोल गोल घूमती रहेगी। क्या है वो? लट्टू। लट्टू घूर्णन गति करता है। वक्र गति, जब वस्तु का पथ वक्राकार होता है उसे हम वक्र गति कहते हैं। कैसा है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्रिकेट खेली जा रही है, बॉलर एक बॉल फेंकता है, बॉल ऐसे फेंकता है, जो बैट लिया हुआ है उसको पास करेगा, तो देखिए बॉल कैसे फेंका, ऐसे सीधे तो नहीं दे देगा, एकदम सीधे सीधे देता है, वो ऐसे हाथ घुमाता है और फेंकता है बॉल को। ठीक है, तो क्या होती है, बॉल इस तरह से उछल के जाती है। ठीक है, ऊपर जाती है, उसके बाद फिर नीचे आती है, उसके बाद जाती है जो बैट रखा हुआ है उस व्यक्ति के पास। तो जो ये क्या है, ये बॉल जिस पथ को फॉलो कर रहा है, इस तरह का वक्र बनाते हुए, इसे ही हम बोल देते हैं वक्र पथ। ठीक है, और इस वक्र पथ को फॉलो करते हुए जब कोई गति की जाए उसे हम बोल देते हैं वक्र गति। जैसे गेंद का हवा में फेंकना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकार के बाद दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या अंतर है? ठीक है, देखिए दूरी यानी डिस्टेंस, जब वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ का आंकिक मान। ठीक है ना, दूरी क्या कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल आंकिक मान, मतलब वो कितने मीटर चला, कितने किलोमीटर चला, उसने आखिर कितनी दूरी तय कर ली। मील में हो सकता है, वो फुट में हो सकता है वो दूरी। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, एक आंकिक मान मिल रहा है हमें, 5 फुट, 10 फुट, 40 फुट, है ना, या आपका क्या है, मीटर या किलोमीटर, हमें कैसा मिल रहा है, आंकिक मान मिल रहा है उसका। तो ये क्या हुआ हमारा, दूरी। ठीक है, दूरी कैसी राशि है? स्केलर राशि है। स्केलर राशि का मतलब उसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, या दिशा की आवश्यकता नहीं होती होने पर भी। ठीक है, तो क्या हुआ, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती और हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी कैसी होती है? दूरी हमेशा धनात्मक मान होती है। यानी आप अगर कोई वस्तु अपनी जगह से हिल रहा है, चाहे वो 1 मीटर 2 मीटर ही हिले, लेकिन एक डिस्टेंस तो वो पास कर रहा है ना, जीरो से आगे बढ़ रहा है, तो मान धनात्मक होगा। वहीं हम देखते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी और दिशा, इन सभी को हम विस्थापन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? कि जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है ना, उसके बीच की दूरी, लेकिन कैसी दूरी? सीधी दूरी। आखिर वो वस्तु उससे कितनी दूरी, मान लीजिए उसने डायरेक्शन चेंज किया हो तो तब भी हम उस चीज को नहीं लेंगे, हम सीधा सीधा लेंगे कि वस्तु पहली और अपनी जो है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, सीधा सीधा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, जो विस्थापन है वो हमारी सदिश राशि है, ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है। समझ आया चीजें? सदिश राशि है मतलब इसमें दिशा होना आवश्यक है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य कैसे है, थोड़ा समझिए। जैसे एक वाहन है, ठीक है, वाहन है या कार ले लीजिए, कार गई यहाँ पे, ठीक है, 40 मीटर जाती है। ठीक है, पहले 40 मीटर, फिर उसके बाद ये पॉइंट जहां पे पहुंची हम उसको देते थे ए, इसके बाद भी फिर आगे बढ़ती है और 60 मीटर पे आके रुकती है, 60 मीटर पे रुकती है, जो कि हमारा पॉइंट बी है, यानी वो पॉइंट बी पे आके रुक जाती है। क्लियर है? तो यहाँ से लेके 40 और यहाँ से आगे बढ़ के 20 और चल के 60 मीटर, टोटल वो 60 मीटर चलता है। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा, ये क्या है, हमारी दूरी है, यानी वस्तु कुल कितने अपने रास्ते में चला है। ठीक है, अब देखते हैं विस्थापन। मान लीजिए ये वस्तु यहाँ जीरो से लेकर, यहाँ जीरो है, जीरो से लेकर 60 तक आई, बी तक आई, बी से ये वापस रिटर्न होती है एक बार। ठीक है, बी से ये रिटर्न हो जाती है और कहाँ आती है, ए में आ जाती है। ठीक, यहाँ पर आकर के वो रुक जाती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, देखिए दूरी अब कितनी हो गई, पहले 60 चला और उसके बाद फिर 20 वापस आया, 20 मीटर फिर वापस आया, तब तो यहाँ पहुंचा। हम देख रहे हैं 40 और 60 के बीच में 20 मीटर का फर्क है। ठीक है, तो 60
और प्लस 20 ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 80 क्या होगा हमारा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है। ये दूरी है, इतनी दूरी उस कार ने, उस वस्तु ने पार की है। अब हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन बोल रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में सीधी जो दूरी होगी उसे हम विस्थापन बोलेंगे। तो देखिए अंतिम कौन सा हुआ आपका? 40, ठीक है। प्रारंभिक कहाँ से? एक मिनट, पहले हम देखे थे टोटल कितना है, प्रारंभिक कितनी है अपनी? 60 थी, है ना? 60, और उसके बाद फिर वो कितना आया यहाँ पे वापस? 20 और आया, तो 20 को हम माइनस करेंगे, ये उसकी क्या है? अंतिम स्थिति, ठीक है। पहले वो 60 तक गया तो उसकी प्रारंभिक स्थिति है, उसके बाद वो वापस आता है कहाँ पर? 20 मीटर पीछे, ठीक है, 20 मीटर पीछे। तो कितना हुआ ये? 40 मीटर। तो 40 मीटर क्या हो गया उसका? विस्थापन हुआ है, ठीक है, विस्थापन हुआ। अब -20 आए हैं हम, यानी ऋणात्मक मान, हम कह सकते हैं कि हम पीछे आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? 40 मीटर विस्थापन, 80 मीटर जो है वो आपकी दूरी है। क्लियर है? शून्य कैसे हो सकता है बच्चों? शून्य भी मान हो सकता है विस्थापन का। यहाँ 0 से कार चली कहाँ तक? ए से बी तक गई 60 मीटर, और उसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा है, घर से निकला, विद्यालय गया, उस जो कि 60 मीटर पे उसका विद्यालय है, विद्यालय से शाम को वो लौट आता है, ठीक है, लौट आता है वापस घर, ठीक है, वो आ जाता है घर। अब उसका जो है विस्थापन कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जहाँ से चल के गया था और वहीं पे वापस आके खड़ा हो जाता है और पूछता है मेरा विस्थापन कितना है, तो वो 0 होगा, ठीक है। चलिए, दूरी विस्थापन के बाद समान गति और असमान गति क्या होती है? समान गति, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे उसे ही हम समान गति कहते हैं। मतलब समान समय में ही दूरी भी समान हो, हर 1 सेकंड में जो भी दूरी वो तय कर रहा है, अगले उसी 1 सेकंड में वही दूरी वो पार कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हर 10 सेकंड में 20 मीटर, ठीक है। मान लो कोई वाहन है, हर 10 सेकंड में 20 मीटर की गति से चल रही है, तो वो क्या है? समान समय में समान दूरी तय कर रही है। उसी का उल्टा असमान गति, जब जो वस्तु है वो समान समय में दूरी बदलती रहती हो, ठीक है। समान समय, या तो दूरी बदल जाए या फिर समय बदलती रहे, ठीक है ना। जैसे कि इसको उल्टा कर दे, मान लो कि अभी क्या है, जैसे वस्तु हमारी 10 सेकंड में चल रही है 20 मीटर, ठीक है। फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ तक है, ये अपना है 10 सेकंड और 20 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड में वो 20 मीटर चल रही है, फिर अगले 10 सेकंड में 20 मीटर, यानी ये समान चाल चल रही है, ठीक है, समान गति कर रही है। मान लीजिए क्या हो जाए कि आपका ये वस्तु जो है कैसी गति कर रही हो? असमान गति, ठीक है। 10 सेकंड में पहले वो क्या चल रही है? 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर वही समय 10 सेकंड में 20 मीटर। क्या हो रहा है? उसकी गति यानी दूरी में जो है परिवर्तन आ रहा है, उसकी चाल में परिवर्तन आ रहा है। पहले स्पीड कम थी, उसके बाद 5 मीटर और बढ़ गया पर 10 सेकंड में, ठीक है, हर 10 सेकंड में। तो ये क्या हुआ? असमान गति, जब हमारी दूरी बदलने लगे, या समय आप समय बदल दीजिए कि 20 मीटर की दूरी वो पहले कैसे 5 सेकंड में पूरा कर रहा था, उसके बाद अगली 20 मीटर की दूरी वो फिर और ज़्यादा 10 सेकंड लेने लगा। तो क्या है, मतलब वो वाहन धीरे चला रहा है। ऐसा आप अंदाजा मतलब सही है वो, आप बता सकते हो कि गाड़ी गाड़ी स्पीड में है, गाड़ी स्लो चल रही है। कैसे आप बता सकते हो? जब आपको विस्थापन पता हो, दूरी पता हो, चाल पता हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चाल यानी स्पीड क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। किसी भी इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मान लीजिए जैसे, हाँ, इसके साथ हम देख लेते हैं औसत चाल को भी पहले। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उस दूरी को तय करने में कुल लगा समय से भाग देने पर प्राप्त होता है औसत चाल, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा कितनी दूरी, कुल कितनी दूरी तय की गई है और उसमें कुल कितना समय लगा है, अगर उनको आपस में भाग दिया जाए तो हमें औसत चाल जो है मिल जाएगा। हो सकता है आपका डिस्टेंस जो है बदल जाए उसमें, ठीक है, और समय भी बदला रहे, तो हम क्या ले लेते हैं, उसका जितना भी चेंजेस आएंगे हम उसका औसत चाल ले लेते हैं, ठीक है। और औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। क्लियर है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल, एक कार
2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, तो हम सिंपल सा चाल वाली भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, चाल बराबर है दूरी बटे समय, दूरी बोल रहा है 100 और समय दिए रहा है 2 घंटे का, डिवाइड कर दीजिए 50, यानी 50 किलोमीटर। कितना है डिस्टेंस किलोमीटर में और समय घंटे में ले रहा है, पर आवर। ठीक है, यानी वो कार जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 2 घंटे का समय भी ले रहा है, हमें पता है, लेकिन हमें ये पता करना है कि वो किस स्पीड से जा रहा है आखिर। तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तब जाके वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी पार कर रहा है। ये है दूसरा सवाल हमारा। कोई वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, दूरी सेम है, तो जो समय ले रहा है वो इसमें बदल गया है, पहले 4 सेकंड था, अब 2 सेकंड ले रहा है उसी दूरी को तय करने में, लेकिन वो कुल दूरी कितनी तय कर रहा है, हमें यहाँ पे औसत चाल निकालना है। औसत चाल है कुल तय की गई दूरी, तो पहले 16 मीटर, दूसरी बार में भी 16 मीटर, यानी 16 16 32 32 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है, ये कुल दूरी हो गई। ठीक है, और समय कितना ले रहा है, कुल समय पहले 4 सेकंड, उसके बाद 2 सेकंड, तो दोनों मिला दीजिए 2 और 4 को मिलाइए 6 सेकंड। ठीक है, औसत चाल बोल रहा है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, यानी कि 32 बटे 6, 6 पंचे 30, 6 3 18, फिर बचेगा 2, 6 3 18 और इसी तरह आपका चलेगा। ठीक है, तो 5.33 कैसा समय दूरी कैसा ले रहा है, मीटर में और समय सेकंड में, तो 5.33 मीटर पर सेकंड ये उसकी चाल है। ठीक है, जब हम ये सवाल लगा रहे हैं तो उसकी चाल निकल के आ रही है 5.33 मीटर पर सेकंड, औसत चाल है ये। क्लियर है, चलिए, तो ये हमारी स्पीड हो गई। वेग, वेलोसिटी क्या होती है, किसी वस्तु का विस्थापन कितनी तेजी से और किस दिशा में हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, वेग। ठीक है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन मतलब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन कितनी तेजी से हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है, ये कहलाता है हमारा वेग, यानी इसमें दिशा होना आवश्यक है। वेग हमारा कैसी राशि हो गई, सदिश, सदिश राशि। क्लियर है, चलिए, इसी के साथ हम औसत वेग को देख लेते हैं। अच्छा, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, हम ये भी देख रहे हैं ना कि विस्थापन किस दिशा में, यानी विस्थापन इसमें आएगा फॉर्मूले में और समय तो होगा ही। ठीक है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग यानी वेलोसिटी को हम v से दर्शाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d से डिनोट करेंगे और t के लिए समय हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, औसत वेग क्या होगा कि पूरे यात्रा के दौरान कुल विस्थापन को क्या कहेंगे, कुल विस्थापन को और कुल समय से अगर विभाजित कर दिया जाए तो हमें कुल क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, यात्रा के दौरान कुल विस्थापन और कुल लगा समय, इनको अगर हम आपस में विभाजित कर दें तो हमें औसत वेग मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्लियर है, हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ओडोमीटर क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो आपको ये बताता है कि आप कितनी दूरी तय कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा उसमें जो है नंबर्स हर किलोमीटर के बाद आपके नंबर्स बढ़ते जाते हैं, चेंज होता रहता है, आपने 1 किलोमीटर पार कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, और ये जो है आपका रुकता नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, कंटिन्यू, आप जब से आपने वाहन लिया है और चलाना शुरू किया है तो वो आपकी स्पीड उसमें शो होती रहेगी कि जब से आपने गाड़ी ली है उसके बाद से आप इतनी दूरी तय कर चुके हैं। ठीक है, तो जब यात्रा शुरू कर रहे थे तो कार का ओडोमीटर कितना दिखा रहा था, 2000 किलोमीटर, यानी पहले से ही आप 2000 किलोमीटर चल चुके हैं। ठीक है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जैसे ही आपकी यात्रा खत्म होती है तो ओडोमीटर दिखाने लगता है 2400 किलोमीटर। तो डिफरेंस क्या हुआ, देखिए 2000 पहले से ही था, यात्रा शुरू करने से पहले ही या उसी टाइम पे हमने देखा, तो हम इसको जीरो ही काउंट करेंगे। हमारी अंतिम जो ये उसमें इंडिकेटर में दिखा रहा है 2400, ठीक है ना, लेकिन इसको ऐड करके दिखा रहा है ये, तो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो एक्चुअल हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। क्लियर है, दूसरी चीज, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार के औसत चाल, यहाँ पे औसत वेग होगा,
ठीक है, हम औसत वेग देख रहे हैं, औसत वेग क्या होगा, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ दिया है कि आपका 2000 किलोमीटर प्रदर्शित हो रहा था, बाद में 2400 किलोमीटर प्रदर्शित होने लगा। तो हम पहले तो निकालेंगे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, ठीक है। करंट में यानी अंतिम आपकी क्या दिखा रही थी स्थिति, 2400 किलोमीटर, और प्रारंभिक में 2000 किलोमीटर। वैसे ये जीरो के बराबर है यहाँ पे, लेकिन वैल्यू लिया है तो हम यहाँ पे वैल्यू ही रखेंगे, ठीक है। 2000 किलोमीटर माइनस कर दीजिए 400, तो 400 किलोमीटर क्या है आपका अभी कुल विस्थापन है। इसे पार करने में कितना समय लगा, 8 घंटे का समय। तो आपका जो समय है वो कितना हुआ, 8 घंटे, 8 घंटे। हमारा औसत वेग बोलता है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी 400 बटे 8, 8 पंचे 40, 50 किलोमीटर। कैसा है, डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं और समय घंटे में, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी हमारी जो कार है वो 400 किलोमीटर, कुल 400 किलोमीटर की दूरी तय किया है, उसको लगा है समय 8 घंटे, और इस दूरी को तय करते समय जो उसकी स्पीड रही है, उसकी चाल रही है, या उसका वेग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी औसत वेग है। क्लियर है, चलिए। त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन कह देते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग भी मिलता है। हम देखे हैं पहले ही कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, विस्थापन उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। इसलिए तो वेग में अगर परिवर्तन होती है समय के साथ, इसलिए बोला जा रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देते हैं, त्वरण, या इसको हम एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये उसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे यू क्या होता है प्रारंभिक वेग, वी होता है अंतिम वेग, टी हमारा समय, ए और त्वरण है, ठीक है। अगर मान लो ए की वैल्यू हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, इसका मतलब हमारा जो वेग है वो बढ़ रहा है, ठीक है। वेग बढ़ रहा है यानी हमारी स्पीड बढ़ रही है। वहीं अगर ए यानी त्वरण ऋणात्मक आ जाए, निगेटिव जो है उसकी वैल्यू आए, तो इसका मतलब हमारा वेग जो है वो घट रहा है, यानी हमारी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसका त्वरण क्या होगा, क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड, समय कितना ले रहा है 5 सेकंड, और प्रारंभिक में उसकी स्पीड जो है कितनी रहती है 10 मीटर प्रति सेकंड, और बाद में जो है कितने में पहुंच जाती है 5 सेकंड के बाद 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इन दोनों में हमें त्वरण निकालना है, क्या होगा, तो त्वरण होता है आपका क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v है अंतिम वेग, u है हमारा प्रारंभिक वेग, और t समय है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा त्वरण हो जाएगा यहाँ पे, अंतिम वेग क्या होगा जो हमें बाद में स्पीड मिली है यानी 30, ठीक है। प्रारंभिक वेग जो पहले थी शुरुआत में वो थी 10, ठीक है। समय कितना ले रहा है 5 सेकंड, ठीक। कितना हो जाएगा ये 20 बटे 5 चौको 20, ठीक है। 4 दूरी कितनी मीटर में और समय सेकंड में, 4 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन, त्वरण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हम कैसे लिख रहे हैं, एक चीज और है मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी, जैसे हमने ये लिखा ना 4 मीटर प्रति सेकंड लिख रहे हैं, या हम 10 किलोमीटर प्रति आवर ऐसे लिख रहे हैं, तो ये स्लैश का मतलब तो आपको पता है ना, ये किलोमीटर बटे है, ठीक है। किलोमीटर बटे है, बटे में ये घंटा है, ठीक। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, किलोमीटर आवर और पावर में -1, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 किलोमीटर आवर और -1 पावर में, ठीक। अगर ये सेकंड में है तो सेकंड वाले को कैसे लिख सकते हैं, 4 मीटर, और यहाँ पे स्लैश ना लगा के एस लगाइए और -1, ठीक। तो सेकंड आपका प्रत्येक सेकंड में है तो -1, हर 2 सेकंड में है तो -2, इस तरह से पावर उसकी आपकी रहेगी माइनस में, लेकिन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं त्वरण के बाद। समान त्वरण में गति, सबसे पहले समान त्वरण इसे समझते हैं क्या होता है। जब किसी वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन समय के साथ स्थिर रहता है
तो इसे हम समान त्वरण कह देते हैं। क्या कहते हैं कि जब किसी वस्तु का त्वरण है ना, एक्सेलरेशन जो है समय के साथ स्थिर रहे, उसे हम समान त्वरण कह देते हैं। जैसे धीरे धीरे स्टार्ट होती हुई बाइक, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमारी जो बाइक है स्थिर रहती है, हम जैसे जैसे क्या समय बढ़ा रहे हैं, समय स्थिर है तो हमारी जो है गति, हमारी स्पीड, हमारी चाल सब कुछ स्थिर है। जैसे जैसे समय बढ़ता है आगे आगे, तो हम जो है थोड़ी थोड़ी धीरे से हम क्या रेस लेते हैं, अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे तेज हो रही है समय के साथ, ठीक, इसे हम समान त्वरण कहते हैं। ठीक, चलिए, गति का समीकरण देखिए, आपके चैप्टर में यहाँ पे गति के 3 जो है समीकरण इक्वेशन दिए हैं, जिसके बेस पे आपको आगे चल के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करना होगा। तीनों समीकरण है, बस उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कौन सा समीकरण किसके लिए होगा, क्या आप निकाल सकते हैं उसमें से। जैसे पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस at। ये क्या है, v मतलब है अंतिम वेग, ठीक है ना, तो हम अंतिम वेग इसमें से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आया कहाँ से है ये फॉर्मूला, हमने पढ़ा है अभी त्वरण, ठीक है, हमने पढ़ा था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, तो कुछ भी नहीं, यही क्या है आपका, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दीजिए, एटी बचेगा हमारा v माइनस यू, इसको उल्टा कर देते हैं, u आपको माइनस में है तो हम प्लस में ले आते हैं, u प्लस ए टी, ठीक है, और इक्वल टू v, ये है। अब इसको इधर घुमा दीजिए, एक ही बात है। तो इससे हम क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि केवल हम ये जो है आपके अंतिम वेग ही निकालें, ठीक है, इसमें से हम जरूरी नहीं है कि अंतिम वेग ही निकाल, हम इसमें से त्वरण निकाल सकते हैं, हम इसमें से समय निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, सारी चीजें हम इसमें से निकाल सकते हैं। बस जैसे 4 चीजें हैं तो 3 चीज इसमें दी होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए। गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, विस्थापन, ठीक है, वस्तु का विस्थापन हम इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर वेग u जितना अधिक होगा विस्थापन भी उतना अधिक होगा, ठीक है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन जितना अधिक होगा विस्थापन भी उतना तेजी से होगा। ये 2 कंडीशन याद रखिएगा दूसरे समीकरण के लिए, इससे हम विस्थापन निकाल सकते हैं। तीसरा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अंतिम वेग पता कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, अब आपका त्वरण दिया है और विस्थापन दिया है। इसमें अगर यहाँ पे आपको प्रारंभिक वेग का मान दिया हो, त्वरण का मान दिया हो या विस्थापन का मान दिया हो और समय ना दिया हो, ठीक है, t इसमें ना दिया हो, तब भी आप अंतिम वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में भी t नहीं है, इसका मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी आप क्या निकाल सकते हो, इसमें से अंतिम वेग, ठीक, पहले से यहाँ दिया है, ये वेग और दूरी के बीच का संबंध दिखाता है। तो ये 3 समीकरण थे हमारे गति के, ठीक है। गति का ग्राफी प्रदर्शन इस चैप्टर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और समझने वाली भी चीज है ये, बाकी तो जो है थ्योरिकल जैसी थी, हमने छोटी छोटी चीजें देखी हैं, ये इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे गति का ग्राफी प्रदर्शन, हम मतलब गति को ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो 2 आपको मिलेंगे, एक तो दूरी और समय के लिए ग्राफ मिलेगा, दूसरा वेग और समय के लिए ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और दोनों में 2-2 कंडीशन होंगी। कैसी, जब हमारी वस्तु समान गति कर रही हो और जब हमारी वस्तु या वाहन असमान गति कर रही हो, तब हम दूरी और समय इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, वेग और समय का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हम ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे ग्राफ बना भी लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, केवल इसमें हम 2 डायरेक्शन यूज कर रही हूँ जो हमको जरूरत पड़ेगी। हम क्या बना रहे हैं, दूरी और समय के लिए, तो दूरी इस साइड, इस वाले एरो के साइड हम ऊपर साइड क्या ले लेंगे, ऐसे वर्टिकल में दूरी, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इधर हम ले लेंगे समय, समय जिसे हम एस भी बोलते हैं, बाकी टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। जब वस्तु हमारी समान गति कर रही हो बच्चों, क्या कर रही हो, समान गति कर रही हो, तो वो क्या है, दूरी समान समय में समान रूप से बढ़ेगी, ठीक है, कैसे, एकदम सीधी सरल रेखा में वो गति करेगी इस तरह से, ठीक, और इस तरह से गति करेगी तो मान लीजिए एक 10 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंची, फिर अगले 10 सेकंड के बाद वो यहाँ बी में पहुंच जाती है, और इनके बीच की जो दूरी होगी ना वो भी समान होगी, तभी हम बोलेंगे कि वो समान गति कर रही है, ठीक है। अब जो ये हमें जो मिल रहा है पॉइंट, ये कहाँ मिल रहा है, हमें दूरी साइड मिल रहा है, ठीक है, कहाँ मिल रहा है, दूरी साइड, इसको हम मैच मिला देते हैं इधर,
यहाँ पे, और इसको भी मिला देते हैं। ये स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति है। अब हम क्या वो बना रहे हैं ना, ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ में जो आपकी जो दूरी वाली रेखा है और एक समय रेखा है, इनके साथ हम इनको आपस में मिला देते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक, तो मान लेते हैं समय में पहले समय कितना था t1 और दूसरे टाइम पे समय t2। ठीक है, इधर स्थिति s1 और दूसरे टाइम पे आपको s2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, चाल। चाल, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। क्यों? क्योंकि दूरी और समय का ग्राफ निकालना है तो हमें दूरी और समय कहाँ मिलता है, चाल में ही मिलता है एक साथ। तो हम चाल निकालेंगे। अब दूरी आपको यहाँ दो मिल रही है, S1 और S2 मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कुल डिफरेंस निकाल लेंगे, S2 माइनस S1। ठीक है, समय भी दो मिल रहा है, T1 T2, तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे, T2 माइनस T1। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं, और ये उसका ग्राफी प्रदर्शन होगा। ठीक है, अगर गति हमारी असमान हो जाए, अब क्या होगा, असमान स्थिति, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए, सिंपल सा ही है। यहाँ पे समय, इस संख्या रेखा पे समय, और इधर हम लेंगे दूरी। ठीक है, सेम हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, इसे हम टी से डिनोट करेंगे। हमारी गति कैसी रह रही है, असमान। कभी हमारी स्पीड जो है एक सेकेंड में 10 मीटर है, दूसरे सेकेंड में 5 मीटर है, कभी 20, इस तरह से, मतलब समय के साथ हमारी जो है गति बदल रही है। ठीक है, दूरी बदल रही है, तो वो असमान गति होगी। इस तरह से ढाल या फिर घुमावदार इस तरह से बनेगा, किसी भी प्रकार का बन सकता है, ये इस तरह से घूमती हुई इस तरह से, है ना। तो ये आपको क्या है, स्पीड कम और ज्यादा उसको दर्शा रहा है। ठीक, और ये क्या है आपका वेग, ये जो रेखा संख्या रेखा है ये वेग को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, वेग को दर्शाता है। तो ये किसके लिए था, दूरी समय के लिए ग्राफ है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें भी आपको एक समान त्वरित गति मिलेगा और असमान त्वरित गति, इसको भी हम थोड़ा ग्राफ के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या चीज लेंगे, समय तो लेंगे ही, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें हो रही हैं। नीचे हम समय ले लेंगे t के रूप में, ठीक है, और ऊपर हम ले लेंगे, क्या देख रहे हैं, वेग समय, तो हम यहाँ पर वेग लेंगे। ठीक है, हम यहाँ वेग ले लेंगे। ठीक, चलिए अब देख रहे हैं क्या बोल रहा है, एक समान त्वरित गति। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम वेग और समय के लिए ग्राफ खींच रहे होंगे ना, तो जो हमारी रेखा या गति या स्पीड होगी वो यहाँ जीरो से शुरू नहीं होगी। ठीक है, जीरो से शुरू नहीं होगी, यहाँ से कहीं से वेग से किसी भी स्थिति से शुरू होगी, और जो रेखा हमें निकल के आएगी जो मिलेगी वो हमें समय रेखा के समांतर मिलेगा। ठीक है, एकदम पैरेलल में मिलेगा। अभी वस्तु की स्थिति मान लीजिए यहाँ पर है, और दूसरे पल में उसकी स्थिति जो क्या हो जाती है, यहाँ हो जाती है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक समान त्वरित गति कर रहा है वस्तु हमारा, और जो पहला होगा उसमें जब स्थिति बनेगी, उसमें पॉइंट बनेगा, तो जो संख्या रेखा हमें प्राप्त होगी वो समय रेखा के समांतर होगा। ठीक है, इसे हम समय रेखा से मिला देते हैं नीचे इस तरह से, ए बी हम इसको दे देते हैं नाम, सी और डी दे देते हैं। ठीक है, समय पहले t1 और t2 हो जाता है बाद में। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कुल दूरी। ठीक, हमें ज्ञात करना है कुल दूरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ये जो है इस क्षेत्र को कितना क्षेत्र ये कवर कर रहा है, इस तरह से ये कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, और जो भी हमें ये संरचना प्राप्त हो रही है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, आयत जैसा। ठीक है, आयत जैसा, आयत ए बी सी डी, और इनका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये जो रेखा है ये त्वरण को दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। क्लियर है? ठीक है, असमान त्वरित गति के लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपका सिंपल सा, ये भी इसको भी समझ लेते हैं साथ में, ये आपका समय जिसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका वेग। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से मान लीजिए वस्तु चलना शुरू होती है। ठीक है, यहां से चलना शुरू होती है और ये सीधी रेखा में इस तरह से गति करेगी, ये त्वरण को दर्शाता है। त्वरण को, पहले वस्तु की स्थिति क्या थी, यहाँ पे ए, उसके बाद वस्तु की स्थिति हो जाती है यहाँ बी। ठीक है, तो देखिए अब इस बिंदु को भी आप इधर मिला दीजिए वेग वाली रेखा के साथ, और इसको भी यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, v1 v2 दे दीजिए, v1 और v2 दे दीजिए। ठीक है,
इसको हम समय रेखा के साथ भी मिला देते हैं इधर इस तरह से। ठीक, हमें वेग और समय ग्राफ निकालना है, तो ध्यान रखिएगा हमें यहाँ जो भी संरचना प्राप्त होगी उसका हमें क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल। ए बी सी, इसको दे देते हैं डी और ई। टाइम आप T1 और T2 इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, एक आयत प्राप्त हो रहा है और एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो हमें कुल दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी के लिए इस आयत का, जिसे हम बोल देते हैं ओ बोल देती हूँ और इसको बोल देती हूँ पी। ठीक है, तो ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ का क्षेत्रफल प्लस पी का क्षेत्रफल, पी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ओ जो है क्या है, एक आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाएगा उसका क्षेत्रफल, और पी जो है एक त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस फॉर्मूले से आप टोटल इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ किनके लिए था, वेग समय ग्राफ है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति। ये लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का, समझिए इसको। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब देखिए, पहले तो वो गति कैसे कर रही है, वृत्तीय गति, गोल गोल किसी अक्ष के चारों ओर घूम रही है, साथ में उसकी जो चाल है वो समय के साथ समान है। हर सेकंड में वो जितनी दूरी तय कर रही है वो बराबर है, बदल नहीं रही है, तो हम उसे एक समान वृत्तीय गति कह देते हैं। और जब कोई वस्तु ये इस तरह की गति कर रही होती है तो हमें कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं या क्या क्या देखने को लक्षण मिलते हैं। देखिए, वस्तु की चाल है स्थिर रहेगी, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो एक समान गति कर रही है तो उसकी चाल जो है स्थिर रहेगी। वस्तु का वेग बदलता रहेगा क्योंकि दिशा बदल रही है, वेग बदलेगा क्यों, क्योंकि दिशा बदल रही है। कैसे, मान लीजिए हमने देखा ना, हमने कहा हम एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं। ठीक है, अगर वस्तु की स्थिति यहाँ है और ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वस्तु अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और स्थिति इधर है तो उसकी दिशा ये हो जाएगी, उत्तर की ओर। अब वस्तु की स्थिति यहाँ है तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी, पश्चिम की ओर। अगर वस्तु की स्थिति यहाँ है, घूमते हुए वृत्तीय गति करते हुए इस तरह से वो घूम रही है इधर। ठीक है, तो स्थिति यहाँ हुई तो उसकी जो दिशा है क्या हो जाएगी, इधर दक्षिण की ओर। यहाँ हुई तो किधर चली जाएगी, पूर्व की ओर। ठीक है, क्या हो रहा है, उसकी दिशा बदल रही है, दिशा बदल रही है तो क्या होगा, वस्तु का वेग भी बदलेगा। क्लियर है, चलिए। वस्तु पर केंद्राभिमुख बल लगता है। पहले ही मैंने बताया कि जब वस्तु वृत्तीय गति कर रही होगी तो वो किसी न किसी अक्ष के चारों ओर घूम रही होगी, तो वो अक्ष के द्वारा जो है उस पर एक बल लगाया जाएगा, क्या, जिसे बोलते हैं केंद्राभिमुख। ठीक है, वो क्या करेगी, वस्तु उसी के चारों ओर एक निश्चित पथ का, वृत्ताकार पथ को फॉलो करते हुए गति करेगी। ना वो लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, ऐसे हिलते डुलते नहीं घूमेगी, वो एक निश्चित वृत्ताकार पथ का फॉलो करते हुए ही वो गति करेगी। ठीक है, वस्तु में केंद्राभिमुख त्वरण होगा। ठीक है, अब जब बल लग रहा है तो त्वरण भी उसका केंद्राभिमुख होगा। वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलेगी। ठीक, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे एक समान वृत्तीय गति में। कुछ उदाहरण है इसके, देख लेते हैं। जैसे रस्सी से बंधी गेंद को समान गति से घुमाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और घूमने वाला पंखा। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है किसके, एक समान वृत्तीय गति के। चलिए, तो ये आपका पूरा चैप्टर हमारा यहाँ मोशन खत्म होता है बच्चों। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और जो भी आपके सिलेबस में दिया था उन सभी फैक्ट को हमने कवर किया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आपको नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाए। चलिए, मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।